नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज बात पलायन के लिए जिम्मेदारी की। कौन है आखिर पलायन के लिए जिम्मेदार? क्या कोई प्लान भी है जिससे इसे रोका जा सके? क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह समस्या पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, सीमित आर्थिक अवसर और बढ़ती गरीबी के कारण हो रही है। इसके कारण कई गांवों से लोग भारी संख्या में पलायन कर चुके हैं, जिससे कई गांव खाली हो रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को रोकने के लिए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सरकार से एक खास अपील की है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अक्सर देखने में मिलता है कि लोग कुमाऊं मंडल के युवाओं की सरकारी नौकरी गढ़वाल मंडल में और गढ़वाल मंडल के युवाओं की सरकारी नौकरी कुमाऊं मंडल में आवंटित हो जाती है। ऐसे में वह अपने घरों से और क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। सरकार की ओर से अगर कोशिश ऐसी हो कि युवाओं को सरकारी नौकरियां अपने क्षेत्र में या अपने घर के आसपास मिले, तो वह अपने गांव और घर की भी देखभाल कर सकेंगे और वहां से पलायन रुकेगा। ये सुझाव या अपील खुद बीजेपी के विधायक ने दी है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि यह सुझाव या अपील ही वह मास्टर प्लान है जिसके तहत पलायन रुक जाएगा? क्या यह ख्याल लोगों के मन में पहले नहीं आया था या आया होगा तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इस अपील का, इस सुझाव का क्या होगा और कैसे पलायन रुकेगा, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नवीन जोशी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। नवीन जी प्रदेश महासचिव भी हैं कांग्रेस के। शुरुआत हनी जी आप ही के साथ करते हैं। ये जो अपील की गई है चमोली साहब के तरफ से, ये अपील अपने आप में यूनिक है या इस तरह की अपील्स पहले भी की गई हैं जिन्हें ध्यान नहीं दिया गया या दिया गया, या तो बेहतर आप ही बताएंगे। ये क्या अब माना जाए कि इस अपील से, और ऐसा यदि क्रियान्वित हो जाता है, तो ये जो भारी भरकम समस्या है पलायन की उत्तराखंड की, हल हो जाएगी? क्योंकि बात आप ही के पार्टी के विधायक ने कही है। हनी जी। आप कह रहे हैं कि पहले भी किसी के द्वारा ये कहा गया, अगर पहले भी किसी के द्वारा ये कहा गया होता तो हम लोगों की इस टॉपिक पे हनी जी की आवाज में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हनी जी दिखवाते हैं हम आपको, वरना किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जोशी साहब, अब आपसे ही सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो बात निकलकर अब सामने आई है, क्या यह दूर तलक जाएगी? क्या लगता है आपको बतौर विपक्ष, और क्या यही समस्या का हल है? देखिए, उत्तराखंड में पलायन एक प्रमुख मुद्दा है। उत्तराखंड से बेरोजगारी खत्म करने के लिए, उत्तराखंड का विकास हो, इसके लिए हमने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया था और उत्तराखंड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। आज 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे कि यहाँ से पलायन को रोका जा सके। सरकार इसके लिए कभी भी गंभीर नहीं हुई है। अब इनके स्वयं विधायक मान रहे हैं कि पलायन एक प्रमुख मुद्दा है, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके लिए विनोद चमोली जी ने बोला है कि गढ़वाल के लोगों की कुमाऊं में और कुमाऊं के लोगों की गढ़वाल में। ये तो नियुक्तियां तब होंगी, ट्रांसफर तब होंगे जब लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। आज प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यवसाय युवाओं के लिए नहीं है जो उसको अपने स्वरोजगार से वो लोग जोड़ सके। सरकार की ऐसी कोई भी पॉलिसी युवाओं के लिए और जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनके लिए कोई सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। अब इनके विधायक भी समय समय में बोलते आए हैं, चाहे ये पलायन का मुद्दा हो, चाहे खनन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इन सारे मुद्दों पर विपक्ष तो बोल ही रहा है। अब इनके पार्टी के भी विधायक मुखर होकर बोलने लग गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। पलायन को तो प्रमुखता के आधार पर इनको लेना चाहिए था।
पलायन रोकने के लिए हर जिले में एक स्थानीय रोजगार देने के लिए एक पलायन नीति बननी चाहिए थी। किस प्रकार से हम युवाओं को रोजगार से जोड़ सके, जिससे हमारे जो युवा है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर, अपने प्रदेश में रहकर अपना व्यवसाय जोड़ सके। सरकारी नौकरियां सभी को तो ये लोग दे नहीं रहे और ना ये दे सकते हैं। जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है उनको स्वरोजगार से जोड़े, लघु उद्योग कुटीर उद्योग धंधों से जोड़े। मैं भी जब नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, मुझे भी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत योजनाएं बनाई थी। जो पहली सरकार आई थी, जो इंडस्ट्रीज राज्य के अंदर लग रही थी, उसमें 70% बेरोजगार युवकों को यहाँ रोजगार देने की बात कही थी और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हमने काफी हद तक पलायन को यहाँ रोकने में हम लोग सक्षम हुए। ठीक है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई, जो 70% हमने यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात करी थी जिससे पलायन रुकता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। अब तो सारे बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इसके लिए सजग रहना चाहिए और पहाड़ों के लिए एक अलग से नीति बननी चाहिए। जो हमारा बेरोजगार युवक है उसको किस प्रकार से हम लोग उद्योग धंधों से या नौकरियों में हम समायोजित कर सके। ये तो बात का मुद्दा है कि हम गढ़वाल वालों को कुमाऊं में दे दें, कुमाऊं वालों को गढ़वाल में दे दें। क्या आपने इतनी नौकरियां दे रखी है? क्या घर घर में लोगों के पास रोजगार है? क्या हर कोई नौकरी कर रहा है? इससे कैसे पलायन रुकेगा? ये भी बात कहने वाली बात है। विनोद चमोली जी ने इस बात को माना है कि पलायन हम रोक सकते हैं इससे, लेकिन हाँ मानता हूँ कि इससे रोजगार, इससे पलायन थोड़ा सा रुक सकता है, लेकिन सवाल ये है कि सारे जो बेरोजगार युवक है उनपे तो रोजगार है ही नहीं। पलायन यहाँ से होने का प्रमुख मुद्दा ये है कि सब बेरोजगारी झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, राज्य का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है नवीन साहब, ठीक है, आते हैं फिर आपके पास आते हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि हनी जी की आवाज बेहतर तरीके से आ पाए। हनी जी, अब देखिए, विपक्ष की बात आमतौर पर आप लोग ये कहते तो हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में आप उनकी बात सुने न सुने, लेकिन अपने तो विधायक की बात सुनिएगा ना आप, जो उन्होंने कहा है। क्या उम्मीद करे जनता, खासकर उत्तराखंड निवासी? हाँ देखिए कुणाल जी, माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने ये कहा है कि पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, पलायन को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही यही कारण हो सकता है और यही करके ही पलायन को रोका जा सकता है। इस तरह का तो कोई कमेंट हमारे विधायक विनोद चमोली जी ने नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि पलायन को रोकने की दिशा में अगर ये कार्य भी किया जाए तो पलायन को रोकने में इससे भी मदद मिलेगी। जो ये बयान हमारे विधायक, भाजपा के विधायक द्वारा ये दर्शा रहा है कि पलायन को रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक सुझाव ये भी दिया है। ये नहीं कहा कि पलायन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से पलायन को रोका जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हमारे परम मित्र नवीन जी ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। मैं इनको बताना चाहूंगी, नौकरियों की अगर मैं बात करती हूँ तो 26,500 इस समय का आंकड़ा है। देखिए, मैं इनके बीच में इंटरप्ट नहीं करती कुणाल जी, देखिए ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आ रहे हैं जोशी साहब, आप काउंटर करिएगा। कुणाल जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू नॉट इंटरप्ट मी। बोलिए हनी जी, बोलिए। मैंने नवीन भाई आपके टर्न में एकदम इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने उंगली रेस करके अपने टर्न का इंतजार किया था। एक सभ्य व्यक्ति की तरह डिबेट करनी हो तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रही हूँ। ठीक है हनी जी, बोलिए। सभ्यता का परिचय दे दीजिएगा, सभ्यता का परिचय दीजिए। असभ्य है आप लोग, ये दुनिया को पता है। ठीक है हनी जी, मुद्दे पे चैनल पर चलने वाले दर्शकों को हरकतें मत दर्शाइए। ठीक है हनी जी, बोलिए। कुणाल जी, आपको आप इन्हें म्यूट करिए, हमें डिबेट की लीड छोड़। ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। काउंटर करने के लिए जोशी साहब अपनी बारी में आएंगे, बोलिए। अपनी बारी में कब बोलिएगा, अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कुणाल जी, 26,500 का इस समय रिसेंट डाटा है कि सरकारी नौकरियां दी गई हैं हमारे उत्तराखंड के युवाओं और युवतियों को। अगर इनको किसी भी बात पे संदेह है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एकदम खुला हुआ है, आरटीआई के तहत ये डाले और उसके तहत इनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं पलायन की समस्या को रोकने के लिए रोजगार देने के एक बहुत बड़ी चीजों पर आती हूँ तो एनडी तिवारी जी के कार्यकाल में 1,571 नौकरियां दी गई थी और माननीय हरीश रावत जी जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी नौकरी देने की वो थी पूरी डाटा उनका 2,476।
तो ये अगर पलायन को रोकने के लिए इतनी मामूली सी आंकड़े देते हैं, तो ये खुद ही जानते हैं कि ये कितने ज्यादा बहुत ज्यादा एकदम मुकम्मो खुश हुआ वाली हरकत पर अगर ये चल रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आंकड़े और डाटा के साथ बात करना चाहिए। बीच में इस तरीके से हंस के मजाक बना के ये अपनी ही हंसी उड़ाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण और नुकसान मैं आपको बताऊं क्या है, इनकी इन हरकतों से और झूठी बातें फैलाने से कुणाल जी, 70 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस समय बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे ज्यादा थर्ड क्लास बात इनके लिए कोई नहीं हो सकती कि ये आज अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होने लायक नहीं है। डायनासोर की प्रजाति की तरह लुप्त होने वाली प्रजाति के कगार पर ये पहुंच चुके हैं। तीसरी बात मैं इनकी बताना चाहती हूँ, कह रहे हैं कि क्या स्वरोजगार से जुड़ा। अरे माननीय नवीन जोशी जी, थोड़ा सा अपने एसी के कमरे से बाहर आकर और लोगों को बुके देकर एकदम प्रसन्न करने से थोड़ा ऊपर उठकर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि स्वरोजगार की दिशा में थोड़ा बाहर निकलिए और दीदी कैफे में चले जाइए। ISBT, जॉली ग्रांट और जगह जगह पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं एकदम जुड़कर अपना कार्य कर रही हैं। और महिलाएं नहीं, पुरुष भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत जो फ्री में टूल किट प्रदान करी गई थी, उससे लाखों लोगों ने खुद से अपने रोजगार को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है। देखिए कुणाल जी, एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसको देखते हुए स्वरोजगार से जुड़े हुए लोगों को वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसमें हमारी सरकार लगातार कार्यरत है। लखपति दीदी योजना की अगर आप बात करते हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा लखपति दीदी हमारी बनी है। वो ऐसे ही हवा में नहीं बनी है। उस 1.5 लाख में से ये चले जाए 4-5 महिलाओं के ही पास चले जाए और विद प्रूफ आपके चैनल पर ये प्रोवाइड करे और मुझे डिबेट में आप बैठाइए और कहिए कि नवीन जोशी जी को उस दिन आपने चैनल में चैलेंज दिया था, नवीन जोशी जी ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं हनी पाठक, और इसका तोड़ अब तुम बताओ। चाहे ये नौकरी देने की बात हो, चाहे लखपति दीदी योजना की बात हो, चाहे स्वरोजगार की दिशा में लगातार जो सरकार आगे कार्य कर रही है उसको कार्य करने की दिशा में हो। और तीसरी और चौथी और अंतिम बात मैं इनसे ये एक और कहना चाहती हूँ, सवाल छोड़कर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि एक आदर्श प्रवक्ता की तरह मेरे सवालों का जवाब एकदम काउंटर ऐसा दें जिससे कि सेटिस्फाइड हो, हवाई बातें ना करें। और ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो यहाँ पर जी समिट हुआ था, उससे हमारे 2 जिलों में फैक्ट्रियों को शुरू करने का कार्य तेजी से जारी है, जिससे भी पलायन को रोकने में एक नई दिशा और दशा दी जाएगी। कुणाल जी, आप खुद देखिए, आंकड़े आते हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके परसेंटेज, मैं समझ गया आपकी बात। अब थोड़ा काउंटर लेने का भी वक्त है। आपने सवाल भी पूछ लिया है, आपने दृश्यों के बारे में भी बोला है, तो थोड़ा अब उनके वर्जन को भी सुनना होगा। जोशी साहब, बहुत सारी बातें कही हैं हनी जी ने, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं वो तो आप कहिएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विपक्ष में, आप चीज़ों को वहां पर अपने नज़रिए से देख समझ रहे हैं। आपको भी जनता ने विश्वास करके विपक्ष में बैठाया है, आपकी जिम्मेदारी है। जितनी बातें उन्होंने कही हनी जी, इज दिस एनफ पलायन को रोकने के लिए? बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी हनी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुनाया है। उसमें जिस प्रकार से कह रहे अपने 28,000 30,000 लोगों को रोजगार दे दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम जो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने लगाया, उसके आधार पर हमने सूचना मांग ली। मात्र देखिए, आप मत बोलिए हनी जी, अब आप अपनी बातों पे तो कायम रहिए। मैडम करके बता रहा हूँ, सुन लीजिए, धैर्य रखिए जरा सा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हमने सूचना मांग ली है। मात्र 2700 नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने अभी तक दी है, जिसमें कई प्राइवेट नौकरी है, गवर्नमेंट वाली भी नहीं है। आज जिन लोगों को जो परीक्षा पास कर चुके हैं, उन लोगों को धरने में बैठना पड़ रहा है कि हमको नियुक्ति दे दीजिए। जो लोग पास हो चुके हैं उनको भी नहीं दे पा रहे। इन्वेस्टर समिट की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्टर समिट में खर्च किया कि यहाँ पे इंडस्ट्रिस्ट आ जाए, लेकिन इनके समय में कोई इंडस्ट्री प्रदेश के अंदर आई नहीं। ये बता रहे हैं कि भाई 2 जिलों में इंडस्ट्री आई। मैं तो खुद इंडस्ट्री विभाग में राज्य मंत्री रहा हूँ। हमारे समय में 2000 बड़ी इंडस्ट्री आई थी। टाटा, बजाज, किरवी, हिंदुस्तान, पूरे स्टेट को इंडस्ट्री स्टेट हम लोगों ने बनाया था। ये सिर्फ आपके बोलने वाली बात नहीं, आप सूचना के अधिकार में ही जो कांग्रेस की देन है। हालांकि देन तो सब कुछ कांग्रेस की है, आप लोग तो सिर्फ बोलने का काम करते हैं। आप उसके तहत ही मांग सकते हैं सूचनाएं। लेकिन आज जो विनोद चमोली जी ने बोला, उनको भी चिंता है। उन्हें भी मालूम है कि मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार कोई भी
पहाड़ से पलायन रोकने के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कई करोड़ों रुपए लगा के जो आपने इन्वेस्टर समिट लगाया, आप एक बड़ी इंडस्ट्री बता दें राज्य के अंदर आई है, कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला आप बता दीजिए, कौन से जिले में लगी है, कौन से ब्लॉक में लगी है, कितने एकड़ में लगी है, ये आप मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि भाई बोल दिया पलायन। जिस हिसाब से इन्होंने अभी आंकड़े प्रस्तुत किए उस हिसाब से तो राज्य में कोई बेरोजगार है ही नहीं, पलायन प्रदेश में हो ही नहीं रहा। जब आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं इसका मतलब सबको आपने रोजगार दे दिया। बेरोजगार तो मेरे हिसाब से कोई होना ही नहीं चाहिए। अनेकों योजनाएं आपने गिना दी, एक भी योजना आप बता दिए जिसका इम्प्लीमेंट हो रहा हो। ऐसा कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ किस प्रकार से आपने बोलना है। सिर्फ बोलने की राजनीति चल रही है और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हमारे बेरोजगार युवा है आज भी सड़कों पर बैठे, आज भी उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, उनकी जगह ये पेपर भेज देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। नाम किनके आ रहे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें सम्मिलित है, कार्रवाई नहीं करेंगे किसी के खिलाफ भी। मैं नाम लेके बोलता हूँ, बताइए आप काम करिए। संजय धारीवाल कौन थे? आकम सिंह कौन थे? आपके धर्मेंद्र चौहान कौन है जिनके स्कूल से पेपर लीक हुआ? ये तो सारी चीजें जांच हो गई हैं, उनके स्कूल से पेपर लीक हो रहा है और ये कह रहे कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। ये नकल का मामला है। हम हंस रहे हैं, देखिए अगर एक भी पर्चा बाहर आ जाता है तो क्या चीज होती है? तो चलिए ठीक ऐसे है कि भाई ये तो ऐसे लोग हैं कि मतलब सब चीज मालूम है, कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम करेंगे। आज हमारा बेरोजगार परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं, उनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, उनके घर के लोग परेशान है, आर्थिक स्थिति पूरी कमजोर हो गई है। लेकिन ये कुछ ये तो अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हमने 28,000 लोगों को नौकरी दे दी। अरे आप बोलिए, कल डिबेट रखिए इसमें, मैं आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ, चैलेंज है मेरा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या आ जाए, मैं आंकड़े लेके आपके सामने बैठता हूँ, आप बताइए कितनी नौकरी आपने दी। ठीक है जोशी साहब, नहीं यदि जो पॉलिसी थी वो खत्म करने का काम इन लोगों ने किया। ओके जोशी साहब, अब जवाब भी ले लेते हैं। आपने भी सवाल पूछे हैं। हनी जी, अब पलायन तो खैर ऑनगोइंग समस्या है, लेकिन बात अब नौकरियों पे भी आ गई। एक श्वेत पत्र आप ही जारी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कहना चाहती हैं बतौर काउंटर अब मैं बात का जवाब देती हूँ कुणाल जी आपके। दीजिए। ये कहते हैं महानुभाव कि आरटीआई कांग्रेस की देन है और उसका उपयोग करके ये चीजें निकली है। ये इन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर अभी चैलेंज देता हूँ, कल मुझे डिबेट में बैठाइए और किसी भी भाजपा के नेता को बैठा दीजिए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस डिबेट का कुछ क्षण और बढ़ा दीजिए, जिससे ये गूगल करके यहाँ मेरे ही सामने 2-4 आंकड़े प्रस्तुत करके दिखा दे। मैं नतमस्तक हो जाऊंगी इनके कि इनके पास आंकड़े भरे हुए हैं। अब देखिए फिर बेशर्मी की पूरी बयान को कर दिया, अभी मुझे टोक रहे थे और अभी कुछ बेशर्मों की तरह से यहाँ पर डिबेट में बोलना शुरू कर दिया है। तो बेशर्मी की पराकाष्ठा अगर कहीं देखनी हो तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देख लेना चाहिए। जो पढ़े लिखे गवार है, नवीन जोशी जी आप ही बोल लीजिए, जनता को तो पता लगे आप कितने पढ़े लिखे हैं। आप अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाइए, जनता को भी पता लगना जरूरी आप कितने पढ़े लिखे हैं। जनता को पता लगना नहीं प्लीज, ठीक है, पर्सनल नहीं जाएंगे। हनी जी प्लीज। भाजपा के नेता को सभ्यता किसी को भी नहीं है। अब डिबेट में बैठे तो सही तरीके से आप डिबेट करिए। बोलिए आप उतरने लग जाते हैं, गलत बात है। बदतमीजी से कहा जाता है क्या कुणाल जी? अगर मैं इनको कह रही हूँ डिबेट के पल बना दीजिए और ये गूगल सर्च करके मुझे यही आंकड़ा दे दे। नहीं चलिए ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं ना, मुद्दे पे। हनी जी बताइए पलायन वाली बात। कहा जाता है कुणाल जी, बेशरम आदमी चुप हो जाओ, मुझे ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी। नहीं प्लीज मेंटेन डिकोरम। आप लोग दोनों से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज। सेंसिटिव मुद्दा है, पलायन से जुड़ा, आप दोनों प्लीज। इसलिए मैं तुम्हें बेशरम कह रही हूँ, कह रही हूँ। नहीं प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं। हनी जी प्लीज, हनी जी प्लीज प्लीज। पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत है? उत्तराखंड के इतने सारे लोगों से जुड़ा यह मुद्दा है। आपसी तू मैं से कोई फायदा तो है नहीं। आप लड़ना ही चाहते हैं तो लड़िए। दूसरी बात मैंने बताना चाहती हूँ, अगर इतने बड़े महान नेता बन रहे हैं, आप डिबेट में ना बैठाइए, तक नहीं करते। कौन नवीन इसको तो
आप लोग आपसी तू मैं में पूरे मुद्दे को ही डाइवर्ट कर दे रहे हैं। क्या फायदा है फिर चर्चा का? क्या पर्सनल इंटरेस्ट इतने ज्यादा हावी हो जाएंगे कि उत्तराखंड के लोगों के इंटरेस्ट छोटे लगने लगेंगे? मैं तो ये सोच के हतप्रभ हूँ। यही नहीं पता है कि अपने अपने स्थान पर बोला जाता है। गवार आदमी के साथ आपने मुझे डिबेट में बिठाया है। इसके बच्चे भी देख रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे। प्लीज मैडम, भानी जी कहाँ जा रही हैं आप? क्यों आप इतने पर्सनल अटैक्स कर रही हैं? बिल्कुल करूंगी। मत कीजिए पर्सनल अटैक्स प्लीज, किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है आने की अगर मेरे साथ डिबेट में बिठाएंगे तो मैं पर्सनल अटैक ही करूंगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं कुणाल जी, अगर अब आपसी लड़ाई से कोई निराकरण तो निकलेगा नहीं। यदि इस डिबेट का यही हश्र होना है तो यही सही वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज इतना ही। नमस्कार।